नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और सुर्खियों में है। जी हां, मैं बात कर रही हूं इंद्रेश कुमार की, आरएसएस के सेंट्रल कमेटी के मेंबर और सीनियर लीडर। वेलकम टू द शो इंद्रेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको ईस्वी सन 2011 के नव वर्ष की शुभकामनाएं करता हूं। आने वाला संक्रांति उत्सव के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं। आपके लिए, आपके न्यूज 24 के लिए और देश के लिए मंगलमय हो। जी धन्यवाद। लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इंद्रेश जी। नहीं, मेरे लिए ये चुनौतियों भरा हो सकता है और चुनौतियां जो है ये सदैव सुअवसर देती है। इसलिए अगर संकट हैं तो वो संकट भी एक सुअवसर दे रही है। मुझे ये लगता है कि जो प्रभु कर और करवा रहा है इसमें से देश का एक बहुत बड़ा हित होगा। लेकिन जो असीमानंद जी का बयान आया और जो उससे ये तो पता चल रहा है कि सीबीआई किस ओर जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान के बाद? आपका क्या बचाव है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि इसमें बचाव से अधिक आवश्यकता है इन विस्फोटों के पीछे होने वाली राजनीति में जाने की। मैंने 3 साल पहले भी कहा था और लगातार कहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के दबाव में जांच एजेंसियों में से कुछ अफसरों का सरकार दुरुपयोग करके एक अजीब सी कहानी घड़ रही है। जब मैं ये कहता हूं कि वो एक अजीब सी कहानी घड़ रही है, उसके कुछ तथ्य हैं। पहला तथ्य ये है, जब समझौता का ब्लास्ट हुआ और मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ 2007 में, भारत सरकार ने सफदर नागौरी को, जो सिमी के अध्यक्ष थे, उनको अरेस्ट किया और उन्हीं के साथ सैकड़ों मुसलमानों को अरेस्ट किया। और अभी ताजा इसमें दैनिक जागरण के अंदर एक खबर भी छपा है, नागौरी के बाद अब असीमानंद। और इसके अंदर जो उनका नार्को हुआ, जो हरियाणा की पुलिस ने जांच की, नार्को बेंगलोर में जो सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब थी उसमें हुआ, और जांच हरियाणा की पुलिस ने की भारत सरकार के इशारे पर। उसमें उन्होंने साफ बताया कि सफदर नागौरी के नेटवर्क ने समझौता के ब्लास्ट कैसे कैसे किए। और उस समय वहां के डीआईजी ने यह भी कहा, इसको किसी हिंदू की तरफ जोड़ना या मोड़ना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो पूरी जांच की छोटी सी रिपोर्ट इसमें छपी है। जब 3 साल से भारत सरकार सैकड़ों मुसलमानों को सफदर नागौरी के साथ जेल में डाले हुए है, मेरे सामने पहला प्रश्न खड़ा होता है, वो सारे अब जो सीबीआई नई जांच कर रही है या एनआईए जांच कर रही है, उन्होंने इन सब को जांच से बाहर क्यों निकाल दिया है और ये आज तक जेलों में क्यों हैं? उनके बारे में और ना कोई 164 के बयान, ना कोई और ऐसी चीजें कभी मैं मान गई आपकी बात, मैं समझती हूँ। तो वो पहले एक कसूरवार वो घोषित कर चुके हैं और ये इतना ही नहीं है, वो एक दूसरा कसूरवार भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल मान रही हूँ, आप जो कह रहे हैं उसको मैं मान रही हूँ कि ये एक पहलू और एक पक्ष हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि ये जितने भी लोग हैं, जो भी आप कह रहे हैं कि भारत सरकार षड्यंत्र कर रही है, तो लेकिन इस तरीके के नाम, लोकेश शर्मा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, ये सारे, अशोक वार्ष्णेय, ये सब आपके ही नाम को क्यों जोड़ रहे हैं? इसमें से और एक बड़ी विचित्र बात है, जो वो ये है कि जब मालेगांव विस्फोट हुआ सितंबर 2008 में, उसके बाद जो मालेगांव का चार्जशीट आ चुका है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, एटीएस ने दे दिया है महाराष्ट्र की, उसमें कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे उर्फ जगतगुरु शंकराचार्य, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं है, ना इनका संघ से कोई कनेक्शन है, बल्कि ये तो सरकार के आदमी हैं। इन्होंने स्वयं ये माना है, कन्फेस किया है, ये सारे विस्फोट करवाना और ये सारा लिंकिंग करना उन्होंने किया है। जी, लेकिन असीमानंद वनवासी कल्याण केंद्र को चलाते
और अशोक वार्ष ने आपके संघ के ही प्रचारक है और प्रांत के प्रचारक रहे, तो उन लोगों ने आपका नाम क्यों लिया? ऐसा है बड़ी अजीब सी बात है कि आपके ही लोग आपका नाम ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के पास जांच में कोई चीज आई है, अगर जांच एजेंसी में और सरकार में सचमुच में सच्चाई का दम होता तो वो इसको चुपचाप कोर्ट को देते। जांच एजेंसी का काम है जांच करना और उसको कोर्ट में देना। जांच एजेंसी का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। और राजनेताओं का भी किसी चार्जशीट आना और उस पर केस चलने के बाद बयान देना चाहिए। राजनेताओं का काम किसी जांच पर पॉलिटिक्स करना नहीं है। इसका अर्थ है कि वो एक सोची समझी योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत इन सब चीजों को कर रहे हैं।